So yeah, dear students, in today's class I'm going to deliver a lecture on prose and its types. आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे किसको लेकर के बात करेंगे, प्रोज को और उसके टाइप्स को लेकर के बात करेंगे. Already I shared you PDF file in your group, that is what जो WhatsApp ग्रुप आपका बना है उस पर मैंने आपको फाइल पहले भी शेयर कर दी है. हम केवल इस पर बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं या किन किन पॉइंट को हमें डिस्कस करना है. तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल, आपको मैं पीडीएफ फाइल एक शेयर कर रहा हूं एंड यू विल कम टू नो अबाउट प्रोज एंड इट्स टाइप्स. द नेम ऑफ द फाइल इज अंडरस्टैंडिंग प्रोज. जो फाइल का नाम है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग प्रोज. एंड होप आई थिंक इज इट विजिबल. या इट्स विजिबल. So here what I want to tell you, I'm just going to read every word and I will also mark, I will explain you कि what you have to take. You will come to know कि क्या क्या चीजें हैं. अंडरस्टैंडिंग प्रोज में सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया है, एसे का डिफिनीशन क्या है. जब भी आप अंडरस्टैंडिंग प्रोज की बात करेंगे, yesterday I told you कि अंडरस्टैंडिंग प्रोज का मतलब इन कन्वर्सेटिव लैंग्वेज whatever you write या whatever you talk. सेकेंड थिंग कि इट स्टार्टेड विथ फ्रांस. मैंने आपको बताया था इसका शुरुआत कहां से हुआ था, फ्रांस से हुआ था. There was a man, there was an essayist, that was Montaigne, Montaigne. He started to write it. For the first time it was made popular, yeah, it was practiced in France. After France it came in England and in the entire world. फ्रांस के बाद जो पूरी दुनिया में ये चीज आती है. तो सबसे पहले कहां पर आया हुआ था, फ्रांस में आया हुआ था. लिखने वाली शख्सियत का क्या नाम था, लिखने वाली जो शख्सियत थी उसका नाम मॉन्टेन था, Montaigne. एंड द पार्टिकुलर वर्ड जिसे हम एसे कहते हैं या हिंदी में निबंध कहते हैं, ये जो एसे वर्ड है ये कहां से आया हुआ, फ्रेंच वर्ड एसाई से आया हुआ. कहां से आया हुआ, फ्रेंच वर्ड एसाई, ASSAI. And yesterday I explained कि SI means to make an attempt to write something, means make an attempt to write something, कुछ चीज लिखने का प्रयास करना. So when I tell you कि about what, when I tell you about essay, then remember that कि this essay means what. essay का जो definition दिया गया है कि any short composition, कोई भी छोटी सी रचना. Composition means something that is composed, कोई भी छोटी सी रचना. Any short composition in prose, जो कि किस में होता है, प्रोज में होगा. that undertakes to discuss a matter, जिसमें किसी इशू को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के बात की जाती है. that undertakes to discuss a matter. एक पॉइंट ये चीज ध्यान में रखना है, जो वर्ड एसे है यह वर्ड फ्रेंच वर्ड एसाई से आया है. एंड व्हाट डज इट मीन, इट मींस मेक एन अटेम्प्ट टू राइट समथिंग, कुछ चीज लिखने का प्रयास करना. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट, ये क्या होता है, इट्स अ शार्ट कॉम्पोजिशन. ये क्या होता है, एक शार्ट कॉम्पोजिशन होता है. और इस शार्ट कॉम्पोजिशन में व्हाट डू यू फाइंड, यू फाइंड एनी शार्ट कॉम्पोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, जिसमें किसी एक मैटर को, किसी एक बिंदु को लेके बात होगी. ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ऐसे लिखते हैं तो उसमें कई सब्जेक्ट मैटर होगा. फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी I just delivered a lecture on Francis Bacon and his essays of studies. You will come to know कि जो ऑफ स्टडीज है उसमें केवल स्टडीज के बारे में बात की जाती है. फ्रांसिस बेकन टेल्स अबाउट मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ स्टडीज. फ्रांसिस बेकन मेरिट और डीमेरिट जो ऑफ स्टडीज का है उसके बारे में लेकर के बात करते हैं. सो हियर यू विल कम टू नो कि एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज that undertakes to discuss a matter. So you find a matter. Where do you find a matter? You find a matter in an essay. It means that when I talk about essay, when I talk about that the essay came from the French word essai, then what do you find here? You find here कि इसमें किसी एक मुद्दे को लेकर के बात की जाएगी. कई मुद्दे नहीं होंगे, किसी एक टॉपिक को लेकर के बात की जाएगी, किसी एक मुद्दे को लेकर के बात की जाएगी. दूसरा चीज होता है कि एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू. और जो लिखने वाला होता है उसमें उसका नजरिया पता चलता है, उसकी सोच क्या है उस मुद्दे पर, उसकी सोच क्या है उस मुद्दे पर, उसकी अपनी थॉट क्या है, उस मुद्दे को वह कैसे रखता है, उसका इजहार ख्याल क्या है, यह भी चीजें आपको देखने को मिलता है. तो व्हाट इज, दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि इन ऐसे व्हाट डू यू फाइंड, पॉइंट ऑफ व्यू.
Second important point कि you come to know कि essay is what, it's a short composition in prose, and in this in any essay you find a particular subject matter, a particular subject matter, किसी एक मुद्दे को लेकर के बात की जाएगी, और जब उस मुद्दे को लेकर के बात की जाएगी तो राइटर अपना नजरिया, राइटर अपना थॉट उससे रिलेटेड क्या करेगा, पेश करेगा। परसुएड अस, अपना नजरिया ही नहीं रखेगा बल्कि परसू करेगा, परसू माने समझाना, बल्कि हमें समझाएगा भी। क्या चीज समझाएगा, परसुएड अस टू एक्सेप्ट, और वह हमें समझाएगा कि हम इसको स्वीकार करें। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। कौन समझाएगा, राइटर। जैसे अगर आपको याद होगा कि आप स्टडीज में फ्रांसिस बेकन हमें समझाते हैं, क्या समझाते हैं, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ स्टडीज, पढ़ने से क्या लाभ है और क्या नुकसान है, या पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। When he says studies are for delight, for ornament and for ability, then we come to know about what, then we come to know कि उनका अपना समझाने का एक तरीका, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और वे हमें परसू करते हैं। क्या चीज परसू करते हैं, us to accept a thesis, thesis माने स्टेटमेंट। वे हमें एक स्टेटमेंट देते हैं ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट पर। तो आप स्टडीज में किस पर जो थीसिस दिया गया, किस पर स्टेटमेंट दिया गया है, आप स्टडीज पर दिया गया, स्टडीज को लेकर के दिया गया है। आर सिंपली इंटरटेन, या समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, उस टॉपिक का या उस टॉपिक पर चीजों को इंजॉय करते हैं। इंटरटेन मीन्स समथिंग इंजॉय, we take interest, we show our interest कि author is telling, writer is telling, essayist is telling a very beautiful thing, and he is telling what the merit and demerit of studies. Yeah, he pursues us that we have to follow this, we have to follow that, we have to go this way or that way. So you will come to know what, you will come to know कि जो ऐसे वर्ड है या कहां से आया है, फ्रेंच वर्ड एसाई से आया है। कहां से आया, फ्रेंच वर्ड एसाई से आया। लिखने वाले आदमी का क्या नाम रहा है, मॉन्टेन रहा है, और ये कहां के थे, फ्रांस के थे। उसका मतलब क्या होता है कि मेक एन अटेम्प्ट टू राइट समथिंग। लेकिन ऐसे क्या होता है, यह एक शॉर्ट कंपोजिशन है। ऐसे क्या, एक छोटी सी रचना है, इट्स अ शॉर्ट कंपोजिशन। यह एक छोटी सी रचना है जिसमें, और किसमें लिखी जाती है, प्रोज में लिखी जाती है। प्रोज का मतलब क्या होता है कि कन्वर्सेटिव लैंग्वेज, लैंग्वेज विच वी यूज इन डे टू डे लाइफ, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो रिदमिकल वे में नहीं होता, जो मेट्रिकल वे में नहीं होता, वही लैंग्वेज क्या होती है, प्रोजाइक लैंग्वेज या प्रोज में होती है। और हम उसमें क्या करते हैं, डिस्कस अ मैटर, एक किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के डिस्कस किया जाता है, जिसमें राइटर अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मतलब अपना ख्याल वो व्यक्त करता है, अपना नजरिया वो बताता है, अ पॉइंट ऑफ व्यू। परसुएड, साथ ही साथ हमें परसू करता है कि टू एक्सेप्ट, हम उस चीज को स्वीकार करें, अ थीसिस, उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को, आर सब्जेक्ट आर सिंपली इंटरटेन, समटाइम्स वो हमें क्या करता है, उस चीज को लेकर के इंटरटेन करता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एसेज, एसेज दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। सबसे पहला एसे है द फॉर्मल एसे आर आर्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मेनी एग्जामिनेशंस द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, इवन इन competitive examinations you will come to know this particular question has been asked, what is another name of the formal essay। फॉर्मल एसे का दूसरा क्या नाम है, फॉर्मल एसे का दूसरा नाम आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल। if you purchase any newspaper, the Hindu, Hindustan Times, Times of India, you will find what, या अमर उजाला, दैनिक जागरण, आग, या राष्ट्रीय सहारा का, if you purchase any उर्दू न्यूज़पेपर, any उर्दू अखबार, you will come to know that there is an article, उसमें एक आर्टिकल लिखा होता है इन एडिटोरियल पेज, एडिटोरियल पेज पे एक आर्टिकल होता है। वह जो आर्टिकल होता है, वह जो एडिटोरियल पेज पर लिखा होता है, वही आपका क्या है, फॉर्मल एसे का एग्जांपल है। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल essay। So what I want to say, what I want to tell you कि when you talk about formal essay, remember that कि formal essay को article भी कहा जाता है। और formal essay की खासियत क्या होती है, it is relatively impersonal। सबसे बड़ी खासियत ये कि ये impersonal होता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब मैं बेकन को पढ़ा रहा था। इम्पर्सनल का मतलब कि जो भी फॉर्मल एसेइस्ट होगा वह अपने बारे में नहीं लिखेगा, अपने फैमिली के बारे में नहीं लिखेगा, बल्कि वह सामाजिक मुद्दों को, जो बुनियादी प्रॉब्लम्स है, जो बुनियादी समस्याएं हैं, उनको लेकर के वह बात करेगा। तो एक आपको ध्यान में रखना है कि इफ यू परचेज एनी न्यूज़पेपर, यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड एडिटोरियल पेज, एंड द आर्टिकल व्हिच यू फाइंड इन न्यूज़पेपर, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल एसे। एंड फॉर्मल एसे इज आल्सो नोन एज आर्टिकल। फॉर्मल एसे को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। और दूसरा चीज क्या होता है, उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ये इम्पर्सनल होता है।
इम्पर्सनल का मतलब कि यह राइटर की जिंदगी में ताक झांक नहीं करता है. इट्स नॉट रिलेटेड अबाउट द लाइफ ऑफ द essayist or the writer, but it in formal essay you will come to know कि some social issues, कुछ जो है सोशल इश्यूज को लिए जाते हैं. जैसे अगर आप गरीबी पे बात कर रहे हैं, अगर आप जो है इलिटरेसी पे बात कर रहे हैं, अगर आप डाउरी पे बात कर रहे हैं, अगर आप किसी और मुद्दे को लेकर के, या इफ यू टॉक अबाउट एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स पर आप बात कर रहे हैं, इफ यू टॉक अबाउट इस्लाम एंड एजुकेशन पर बात कर रहे हैं, इस तरह की मुद्दों को लेकर के अगर आप बात करते हैं और उसमें आपका लाइफ नहीं आ रहा बल्कि पूरे माशरे को, पूरे समाज की हकीकत से आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं, देन दैट्स द एग्जांपल ऑफ व्हाट, देन दैट्स द एग्जांपल ऑफ फॉर्मल एसे. उसमें आप अपनी जिंदगी के बारे में नहीं बताते हैं बल्कि जो बुनियादी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी का, यू टेक दैट एंड यू डील दैट थिंग. सो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो है इम्पर्सनल है. द ऑथर राइट्स एज एन अथॉरिटी, और पूरा ऑथर जो होता है, इसका जो इसका राइटर होता है, वो पूरे अधिकार के साथ लिखता है. आर एट लीस्ट स्लाइटली नॉलेजेबल, या वो दिखाने की कोशिश करता है कि उसको काफी ज्यादा ज्ञान है उस टॉपिक पर. दो पॉइंट ध्यान में रखिएगा, राइटर इस तरह से लिखता है जैसे उसको वाइड नॉलेज है. क्या है? वाइड नॉलेज है. स्लाइटली नॉलेज है, नॉलेजेबल, एंड एक्सपाउंड्स द सब्जेक्ट इन एन ऑर्डरली वे, और वो पूरे सब्जेक्ट को बहुत ऑर्डर के साथ डिस्कस करेगा. अगर आप ये बात करते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम related to education among Muslims, then you will discuss कि what is education and what type of problem do you find among Muslims, कि क्या education की क्या प्रॉब्लम है मुस्लिम्स में, और क्या क्या चीजें हैं, या सोसाइटी में एजुकेशन का क्या प्रॉब्लम है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चीजें रही है. सो यू विल कम टू नो कि कोई भी टॉपिक अगर हम लेते हैं तो उस पार्टिकुलर टॉपिक में ये पार्टिकुलर चीज नजर आती है कि ये प्रॉब्लम्स क्या है, उसको हम कैसे डील करें. पूरी अथॉरिटी के साथ लिखता है, स्लाइटली नॉलेजेबल दिखाता है कि उसको इस पर नॉलेज है, ज्ञान है, और वो उस सारी चीजों को एक फैक्ट और इंफॉर्मेशन के साथ वहां पे रखेगा. दूसरा जो टाइप ऑफ एसे है वो क्या है? इनफॉर्मल एसे. क्या है? इनफॉर्मल एसे. तो सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया? व्हाट इज एसे, फिर टाइप्स ऑफ एसे में फॉर्मल एसे, और दूसरा है, नेक्स्ट है इनफॉर्मल एसे. इनफॉर्मल एसे का दूसरा नाम है फेमिलियर और पर्सनल एसे. क्या है? फेमिलियर और पर्सनल. इनफॉर्मल एसे का दूसरा नाम फेमिलियर या पर्सनल एसे है. द ऑथर अज्यूम्स अ टोन ऑफ इंटीमेसी. जो ऑथर है इसका जो फेमिलियर एसे का होगा, वह हमेशा रीडर के साथ दोस्ताना बिहेवियर करेगा, फ्रेंडशिप दिखाएगा. इंटीमेसी का मतलब क्या होता है? क्लोजनेस. The word intimacy refers to what? Closeness. And what do you mean by closeness? Closeness here refers to कि author shows his और her interest. author अपना इंटरेस्ट दिखाता है किसके साथ? रीडर के साथ. जब वह अपनी लाइफ की चीजों को रीडर से शेयर करेगा, साझा करेगा, तब वह चीज किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इनफॉर्मल एसे का. इसीलिए इनफॉर्मल एसे का दूसरा क्या नाम रखा गया? फेमिलियर या पर्सनल. अपने बारे में बात करना शुरू कर देता. फेमिलियर, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था ड्रीम चिल्ड्रन का मींस आई जस्ट शेयर्ड माय वीडियो कि दैट वाज अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आई शेयर्ड विद यू कि आप उसको जो है वहां पे देखिएगा. आई शेयर्ड लिंक आल्सो, इवन द होल वीडियो आई शेयर्ड एंड पीडीएफ फाइल आई शेयर्ड विद यू. सो यू विल कम टू नो कि उसमें द एसेइस्ट टेल्स अबाउट हुम. द एसेइस्ट टेल्स अबाउट himself, his grandmother, his wife, his two children and his younger brother. उन सबको लेकर के वो क्या करता है? बात करता है. तो इसको किसका एग्जांपल दिया जाएगा? पर्सनल, फेमिलियर, इनफॉर्मल. ठीक है, जिसमें आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में रीडर से को बताते हैं, या अपने दोस्तों के बारे में आप बताते हैं. वहां कोई सामाजिक मुद्दा नहीं होता, वहां गरीबी को लेकर बात नहीं हुई है, अशिक्षा को लेकर के बात नहीं हुई, कोई सोशल इशू को लेकर के बात नहीं, सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के बात नहीं हुई, इनजस्टिस को लेकर बात नहीं, इनइक्वालिटी को लेकर के बात नहीं, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को लेकर के बात नहीं. बट व्हाट डू यू फाइंड देयर? यू फाइंड ओनली वन थिंग. ऑथर टेल्स अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली members. So such an essay is an example of what? Such an essay is an example of familiar, personal or informal essay.
सो द ऑथर अज्यूम्स अ टोन ऑफ इंटीमेसी। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इसमें इंटीमेसी होता है, क्लोजनेस होता है विद हिज ऑडियंस। ऑडियंस मतलब रीडर। टेंस टू डील विद एवरीडे थिंग्स, वह अपने जीवन की हर चीज को उससे शेयर करता है, रादर देन विद पब्लिक अफेयर। इसमें पब्लिक से रिलेटेड बातें नहीं होती। पब्लिक अफेयर का मतलब क्या हो गया कि पूरे माशरे की चीजों को नहीं बातें करेगा, बल्कि अपने बारे में, अपनी फैमिली मेंबर्स को लेकर के वह बात करता है, पब्लिक अफेयर्स को लेकर के बात नहीं करेगा। आर स्पेशलाइज्ड टॉपिक, या किसी स्पेशल टॉपिक पर नहीं बात करेगा। द एसेइस्ट डज नॉट टॉक ऑन एनी स्पेशलाइज्ड टॉपिक, या किसी भी पब्लिक अफेयर को लेकर के बात नहीं करेगा, बल्कि वह क्या करता है, अपने बारे में बात करता है, डे टू डे लाइफ को लेकर के बात करता है, दोस्तों के बारे में बात करेगा, फैमिली मेंबर्स के बारे में बात करेगा। तो इस तरह की जो चीजों को हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मल ऐसे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ यू रीड अल्लामा इकबाल, अगर आप अल्लामा इकबाल को पढ़ते हैं और अल्लामा इकबाल ने अगर कोई ऐसा चीज लिखा है जो वो अपनी लाइफ को लेकर के बताते हैं, अगर अल्लामा इकबाल, मैं शायरी की शक्ल में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपका जो है प्रोस की शक्ल में बात कर रहा हूं, अगर उसमें उन्होंने कहा है अपनी लाइफ को लेकर के वो बताते हैं, या जब आप अल्लामा इकबाल की लाइफ को लेकर के आप पढ़ते हैं, तो वह किसका एग्जाम्पल, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ, yeah, that's an example of the informal essay, personal essay, of familiar essay. उसके बाद यू फाइंड कि पब्लिक अफेयर्स आर स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स एंड राइट्स इन अ रिलैक्स्ड सेल्फ रिविलेटरी। सेल्फ रिविलेटरी खुद से चीजों को खुलासा करता है, रिविलेटरी माने खुलासा करना, ओपन, टेल्स अबाउट हिमसेल्फ, सेल्फ रिविलेटरी। तो ही टेल्स अबाउट हिमसेल्फ, वह क्या करता है, वह अपने बारे में बताता है और वह उसका खुलासा करता है, सेल्फ रिविलेटरी करता है। एंड समटाइम्स विम्सिकल फैशन, एंड समटाइम्स विम्सिकल फैशन, और ऐसा लगता है कि कभी कभार वो इतना ज्यादा जो है अपने बारे में पैशनेट हो जाता है कि वो भूल जाता है कि वो राइटर है कि रीडर का दोस्त है। यू गेट दिस पॉइंट। समटाइम्स इतनी पर्सनल चीजें शेयर करेगा कि he forgets कि whether he is an essayist, whether he is a writer, या whether he is a friend of the reader। अगर कोई किताब है तो उस किताब को समझ में कब आएगा, जब हम उस चीज के तीन एस्पेक्ट को समझेंगे। एक तो किताब का लिखने वाला कोई है, एक तो किताब का पढ़ने वाला कोई है। तो लिखने वाले और पढ़ने वाले के दरमियान कौन है, वो टेक्स्ट है ना। टेक्स्ट इज वर्किंग एज अ ब्रिज, टेक्स्ट ही जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो लिखने वाला है, क्या उसने अपनी लाइफ के बारे में किताब में लिखा है? अगर अपनी लाइफ को लेकर के लिखा हुआ है तो वह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? मैंने आपको बताया कि वह फेमिलियर ऐसे, पर्सनल ऐसे या इनफॉर्मल ऐसे हो जाएगा। एंड समटाइम्स वह उसको भूल जाता है कि कितना ज्यादा अपने बारे में वह लोगों को बता दे रहा है। तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ फेमिलियर ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मॉन्टेन, ही वाज अ फ्रेंच एसेइस्ट। मॉन्टेन जो थे वो फ्रेंच एसेइस्ट थे ऑफ द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी को ही रोट एसाई। उन्होंने क्या लिखा हुआ था? एसाई नाम से लिखा। एसाई कब आया? 1582 में। एसाई उनके वर्क का नाम है, कलेक्शन ऑफ एसे। एसाई इज द कलेक्शन ऑफ एसे, उनके वर्क का नाम है। उन्होंने एसाई लिखा जो 1580 में आया। अ कलेक्शन ऑफ एसे, जो कलेक्शन ऑफ एसे है। द टाइटल सिग्निफाइड अटेम्प्ट, और टाइटल से क्या मतलब है? अटेम्प्ट। अटेम्प्ट माने प्रयास करना। ये मैं कल भी डिस्कस कर चुका था। सो यू फाइंड हियर कि इन दिस पेज यू व्हाट यू कम टू नो, मॉन्टेन एक राइटर का नाम है जो कहां के हैं? फ्रांस के हैं। मॉन्टेन किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू 16th सेंचुरी। उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ एसे लिखा, और उस कलेक्शन ऑफ एसे को उन्होंने क्या नाम दिया? एसआई, ESSAI। ये कब आता है? 1580 में आता है, 1580 में आता है। और इसका मतलब क्या होता है? मेक एन अटेम्प्ट टू राइट समथिंग, कुछ चीज लिखने का प्रयास करना। और मॉन्टेन ने जो लिखने का प्रयास किया, अपनी जीवन के बारे में लिखा। ही शेयर्ड हिज ओन लाइफ अमंग हुम? ही शेयर्ड हिज ओन लाइफ अमंग रीडर्स। उन्होंने रीडर के बीच में खुद अपने जीवन को लेकर के बात किया, अपने जीवन के बारे में उन्होंने बताया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद इंग्लिश में जो ऐसे होता है वो 16th सेंचुरी में आता है। कब आता है? और इंग्लैंड में ऐसे को लाने वाला आदमी कौन है? तो फ्रांसिस बेकन। कौन है? फ्रांसिस बेकन। दुनिया में ऐसे को लाने वाला आदमी का क्या नाम है? मॉन्टेन। मॉन्टेन कहां के हैं? फ्रांस के हैं। फ्रांसिस बेकन कहां के हैं? इंग्लैंड के। सो यू कम टू नो अबाउट मॉन्टेन। मॉन्टेन इज एसोसिएटेड विद फ्रांस, एंड सेकंड नेम इज हु? द सेकंड पॉपुलर नेम इज फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन बिलोंग्स टू इंग्लैंड।
फ्रांसिस बेकन को क्या कहा गया? फादर ऑफ इंग्लिश एसे। क्या कहा गया? फादर ऑफ। और अगर क्वेश्चन आता है फादर ऑफ एसे, मॉन्टेन। फादर ऑफ एसे मॉन्टेन, फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन। तो दुनिया में जो फादर ऑफ एसे है मॉन्टेन है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन है। फ्रांसिस बेकन रोड 58 एसेस। फ्रांसिस बेकन ने कितना एसेस लिखा? 58 एसेस which published in 1597, 1612 and 1625। तो ये जो सेक्शन है इसमें किसके बारे में बताया गया? फ्रांसिस बेकन के बारे में। ऑलरेडी यू हैव गॉन विद ऑफ स्टडीज, already you will come to know कि in near future when you will do MA, when you will do in BA third year, you will come to know some more essays of Francis Bacon, of truth है, of revenge है, of marriage है, of friendship है, of gardening, of princes। these are the उनके एसेज में आपसे शुरुआत होता है। सो यू फाइंड कि उनका जो एसे है उनको फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा गया। ही रोड 58 एसेज। उन्होंने कितना एसे लिखा? 58 एसेज, जो 1597, 1612, 1625 में पब्लिश होता है। He called his essays dispersed meditation। उन्होंने अपने आप को, अपने एसे को क्या नाम दिया? dispersed meditation। What do you mean by dispersed meditation? इसका मतलब होता है कि scattered views, ऐसा ख्याल या ऐसी चीजें जो बिखरी हुई थी, बिखरी हुई चीजें, और उन बिखरी हुई चीजों को उन्होंने सजाया, संवारा और एक उसका ब्यूटीफुल शेप दिया। तो उन्होंने अपने जो है एसेज को क्या नाम दिया है? dispersed meditation। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। तो ये जो है आपका ये समझना है कि उन्होंने बिखरी हुई चीजों को, जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं थी, जो ब्यूटीफुल शेप में नहीं थी, ही टुक दीज थिंग्स एंड जस्ट गेव इट अ ब्यूटीफुल फॉर्म। उसके अलावा हिज स्टाइल वाज एफोरिस्टिक, एपिग्रामेटिक एंड शार्प। उन्होंने जिस स्टाइल में लिखा वो क्या है? एफोरिस्टिक है। एफोरिस्टिक स्टाइल कौन सी होती है? कम शब्दों में ज्यादा बात कहना, कम शब्दों में ज्यादा बात कहना, एफोरिस्टिक स्टाइल होती है। एपिग्रामेटिक कौन सा होता है? एपिग्राम वह स्टाइल कहा जाता है जिसमें छोटे सेंटेंसेस आप यूज करिए लेकिन उसकी मीनिंग बहुत ज्यादा निकले। शॉर्ट एंड पिथी स्टेटमेंट, कंफर्म हो रहा है, लेकिन उसका अपना क्या हो? मीनिंग बहुत ज्यादा निकले। जैसे इफ आई यूज द वर्ड की रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। अगर आप बदला लेते हैं किसी से, बदले की आंख में जल रहे हैं, तो यह एक तरह से क्या होता है? यह वाइल्ड जस्टिस, ये जस्टिस नहीं है बल्कि वाइल्ड जस्टिस है। वाइल्ड जस्टिस का मतलब जैसे जंगल में न्याय का कोई वो नहीं है, कोर्ट कोई नहीं है, कोई जज नहीं, कोई न्यायाधीश नहीं है। द सेम थिंग वी फाइंड देयर। तो वहां पे उन्होंने क्या बताया? वहां पे उन्होंने बताया है कि उनका जो स्टाइल है एफोरिस्टिक है, एपिग्रामेटिक है और शार्प है, चीजें बहुत चुभने वाली है। हिज व्यूज आर प्रैक्टिकल। उनके एसेज में प्रैक्टिकल विजडम है एंड फॉर्मल। उन्होंने जो एसेज लिखा किसका एग्जांपल है? फॉर्मल एसे का। बेकन जो है सबसे बड़े एसेइस्ट हैं इंग्लिश लिटरेचर के, जिन्होंने किस तरह के एसेज लिखे हैं? फॉर्मल एसेज लिखे हैं। अभी मैंने आपको बताया था एसेज का टाइप्स फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल को आर्टिकल कहा जाता है और इनफॉर्मल को आपका क्या कहा जाता है? पर्सनल कहा जाता है। कंफर्म हो रहा है? उसके बाद एक और एग्जांपल, ऑफ रिवेंज, ऑफ स्टडीज एंड ऑफ ट्रूथ आर रिमार्केबल एसेज ऑफ बेकन। ये बेकन के महत्वपूर्ण एसेज हैं। नेक्स्ट नाम है जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें कौन सा नाम है? चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब को क्या कहा गया है? प्रिंस एमंग एसेइस्ट। जितने भी एसेइस्ट हैं उन सबके वो जो है क्या है? शहजादे हैं। तो उनको जो है शहजादे की संज्ञा दी गई है। मींस ही हैज बीन एड्रेस्ड एज शहजादा, एज प्रिंस अमंग एसेइस्ट, एसेइस्ट में। उसके बाद उनको क्या कहा गया? ये टाइटल उनको किसने दिया है? ह्यूज वॉकर ने दिया। एक आदमी जिसका नाम क्या है? ह्यूज वॉकर। ह्यूज वॉकर नाम के आदमी ने इनको क्या कहा है? प्रिंस एमंग एसेइस्ट कहा है। ही रोट पर्सनल एसेज। उन्होंने जो एसेज लिखे, कौन से एसेज लिखे हैं? पर्सनल। पर्सनल का मतलब कौन सा एसेज हो गया? या फेमिलियर। पर्सनल मींस इनफॉर्मल या फेमिलियर एसेज। किसने लिखा? चार्ल्स लैम्ब ने। अगर क्वेश्चन आता है कि पर्सनल लैम्ब के सबसे बड़े एसेइस्ट कौन है जो आपके सिलेबस में है? चार्ल्स लैम्ब। इम्पर्सनल एसेइस्ट के सबसे बड़ी एग्जांपल कौन है? फ्रांसिस बेकन। इम्पर्सनल, ठीक है, या जिसे आप फॉर्मल कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि हिज एसेज आर कॉल्ड प्रोज पोएटिक एसेज। उनके एसेज को क्या नाम दिया गया? प्रोज पोएटिक एसेज। मतलब उनके एसेज में पोइट्री की भी खासियत देखने को मिलती है। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट्री वी फाइंड इन द एसेज ऑफ whom? द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट्री वी फाइंड इन द एसेज ऑफ चार्ल्स लैम्ब।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच यू फाइंड कि उनका एक कलेक्शन ऑफ एसेज है। किसका एक कलेक्शन ऑफ एसेज है? यू फाइंड देयर इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज ऑफ चार्ल्स लैम्ब का, जिसका क्या नाम है? एसेज ऑफ इलिया। व्हाट डू यू फाइंड? एसेज ऑफ इलिया। और चार्ल्स लैम्ब ने जो भी एसेज लिखा उन्होंने इलिया के नाम से लिखा है। किसके नाम से लिखा है? इलिया। इलिया वाज द पेन नेम और निक नेम। जो इलिया था ये चार्ल्स लैम्ब का निक नेम था या पेन नेम था। क्या था? निक नेम और पेन नेम। सो यू फाइंड व्हाट यू विल कम टू नो कि चार्ल्स लैम्ब ने जो एसेज लिखा है उसका नाम वो क्या है? वो एसेज ऑफ इलिया है। और यह उनका कलेक्शन ऑफ एसेज था। इलिया उनका पेन नेम रहा है, लेकिन इलिया एक ऐसे आदमी का नाम था जो उनके साथ दफ्तर में काम करता था। और वह क्या था? एक क्लार्क था। दैट ही वाज अ क्लार्क, CLERK। वह एक क्लार्क था और वो वहां पे काम करते थे। उनके नाम को ही इन्होंने अपना नाम बना लिया था। ड्रीम चिल्ड्रेन इज हिज रिमार्केबल एसे। ड्रीम चिल्ड्रेन उनका एक अच्छा एसे है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेवरी, या रेवरी के फॉर्म में। रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीम। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डे ड्रीम का मतलब क्या होता है कि अगर आप दिन में कोई ख्वाब देखते हैं और वह जो ख्वाब आपका है उसी ख्वाब, जो भी आपको ख्वाब में नजर आया, उसी चीज को अगर दिन में कोई आप ख्वाब देखते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? डे ड्रीम कहा जाएगा। दैट इज अ रेवरी फॉर शॉर्ट स्पॉट। आर यू गेटिंग इट? तो ये जो ऐसे उन्होंने लिखा, यह ऐसे पहले एक ख्वाब के रूप में आया। और एक ख्वाब उन्होंने कब देखा? दिन में ही देखा था। मैंने बताया इस ऐसे में उन्होंने किसके बारे में बात किया है? अपनी दादी फील्ड के बारे में, अपनी जो है वाइफ एलिस WN के बारे में। शी वाज नॉट द वाइफ बट शी वाज द बिलव्ड ऑफ दैट मैन। हर हिज ओन इमेजिनेटिव डॉटर, सन, his younger brother John Lamb. So you will come to know about what? You will come to know कि he talks about these people. He talks about these people. And here I would like to tell you what? Here I would like to tell you कि whenever I say या whenever I tell about his essays, Montaigne, Francis Bacon, Charles Lamb, you will come to know कि a very well known essayist रहे हैं जिसमें चार्ल्स लैम्ब रहे। एंड चार्ल्स लैम्ब को then you find कि what? Then you come to know कि चार्ल्स लैम्ब has written what? Personal essay. His essay is an example of reverie, daydream, especially dream children. And in Dream Children, he tells about his family members, his own life, his beloved Alice WN, two imaginative daughter and son, though they were not the daughter and son, but he imagined. And you will also come to know what? You will also come to know he shares some personal experiences at these things. Humor and pathos are the notable point of his essays. उनके essays का जो सबसे notable point है वो क्या है? ह्यूमर एंड पैथास। ह्यूमर और पैथास का मतलब ये होता है कि उनके ऐसे में कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको गुदगुदाएंगी। इन द सेंस गुदगुदाने का मतलब कि आपको हंसाएंगे भी और रुलाएंगे भी। एक ऐसा सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं कि दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है। और वो दोनों चीजें कौन कौन सी है? ह्यूमर एंड pathos. So if I talk about what? If I talk about humor and pathos, it means what? It means the blending, it means the mixture of humor and pathos. You come to know कि ये चीज उनको जो है क्या करती है कि उन्होंने वो आपको उसी ऐसे में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसमें वो जो है आपको ये बताएंगे कि नाउ इट्स द सिचुएशन और इसमें ये चीजें नजर आ रही है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, दैट इज व्हाट? कि एक दूसरे तरह का ऐसे होता है जिसका क्या नाम होता है? पीरियडिकल ऐसे। क्या नाम है? पीरियडिकल ऐसे बहुत सिंपल। अभी तक आपने फॉर्मल ऐसे पढ़ा, इनफॉर्मल ऐसे पढ़ा, फिर उसके बाद मॉन्टेन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद फ्रांसिस बेकन के बारे में पढ़ा, फिर आपने चार्ल्स लैम्ब के बारे में पढ़ा। अब एक दूसरे टाइप का ऐसे होता है जिसको क्या कहा जाता है? पीरियडिकल। और पीरियडिकल ऐसे का एग्जाम्पल कौन सा है सिलेबस में? हु इज दैट ऑथर? पीरियडिकल ऐसे का एग्जाम्पल कौन है? जोसेफ एडिशन, सर रॉजर एट चर्च, सर रॉजर एट चर्च। सो यू विल कम टू नो कि वो चीज रहा, वहां पर भी मैंने आपको बताया हुआ था। हियर आई वुड लाइक टू टेल यू व्हेन यू गो विद व्हाट? व्हेन यू गो विद द पीरियडिकल ऐसे, यू विल कम टू नो कि बहुत सिंपल सा इसका डिफिनेशन है कि पीरियडिकल ऐसे इज अ टाइप ऑफ ऐसे विच केम इन द 18th सेंचुरी। किस सेंचुरी में आता है? 18th सेंचुरी में आता है। और जब 18th सेंचुरी में आता है तो ये क्या होता था? इट पब्लिश्ड ईदर वीकली और बाई मंथली और मंथली। ये पब्लिश हुआ था, कब पब्लिश हुआ था? या तो हफ्ते में पब्लिश होता था, या तो जो है महीने में 15 दिन में पब्लिश होता था, या तो कहां पे पब्लिश होता था? मंथ में आता था।
और किसमें पब्लिश होता था? न्यूज़पेपर्स में, और साथ ही साथ आपको कहाँ पर, जर्नल्स में, मैगजीन्स में, जैसे आजकल तमाम मैगजीन्स है, इंडिया टुडे है, क्रॉनिकल है, दर्पण है, माया आता था, एंड सम न्यूज़पेपर्स यू विल कम टू नो. What I want to say, what I want to tell you, when you go with these points, when you come with these points, when you go with these points, types of the essay, so periodical essay is a very interesting type of essay, and you will come to know it flourished. It came in the 18th century. It published either weekly, bi-monthly, or monthly, and it tells about what? It tells about the men, manners, culture of the English people, especially living in the 18th century, and you will come to know what? You will come to know their way of life, what do they think, how do they live, what do they behave, in what way. These things you will come to, these things you find. So periodical essay is what? Those essays which published in journals. किसमें publish हुआ था? Journals में, magazines में, weekly or within 15 days. ये कैसे publish होता था? Weekly या 15 days में. उसके बाद कह रहे हैं कि are called periodical essay. दे इमर्ज इन द 18th सेंचुरी. किस सेंचुरी में आता है? 18th सेंचुरी में. एक क्वेश्चन बनेगा कि पीरियोडिकल कब ऐसे किस सेंचुरी में आया था? 18th सेंचुरी में. कब कब पब्लिश हुआ है? वीकली, बाई मंथली या मंथली. किसमें पब्लिश हुआ है? जर्नल्स में, मैगजीन्स में. दे आर अबाउट द नोशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द मिडिल क्लास. और 18वीं शताब्दी का जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास का मतलब कि वी पीपल, वी ऑल बिलोंग टू व्हाट? मोस्ट प्रोबेबली इधर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास. तो वह किसकी लाइफ को लेकर के बात करता है? मिडिल क्लास की लाइफ को लेकर के. सो हियर यू फाइंड अनदर पॉइंट कि इसमें जो बात की गई है, किसको लेकर के बात की गई है? मिडिल क्लास को लेकर के बात की गई. सो हियर यू विल कम टू नो, हियर यू फाइंड कि देयर इज व्हाट? देयर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफ एंड द मेन मींस कल्चर, मैनर ऑफ द पीपल ऑफ मिडिल क्लास. जोसेफ एडिशन, रिचर्ड स्टील एंड डॉक्टर जॉनसन आर रिमार्केबल पीरियोडिकल एसेइस्ट. अब आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि मैंने अभी एक नाम बताया था, जोसेफ एडिशन. जोसेफ एडिशन आपके सिलेबस में है. सर रॉजर एटचर्च इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिकल एसे. लेकिन उसके अलावा जो दूसरी शख्सियत रही है, जो दूसरी पर्सनालिटीज रही है, जो दूसरी इमिनेंट फिगर्स रहे हैं रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ एसे, हु वर दे? दे वर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एंड दे वर रिचर्ड स्टील. एंड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन बड़ा नाम है, जिन्होंने इंग्लिश की पहली डिक्शनरी लिखा है. इंग्लिश की पहली डिक्शनरी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा, एंड इट पब्लिश इन 1755. कब पब्लिश हुआ था? 1755 में. उसके बाद आपने देखा होगा कि डॉक्टर जॉनसन आर रिमार्केबल पीरियोडिकल एसेइस्ट. फिर इसमें बताया जा रहा कि पीरियोडिकल एसेस किनके किनके जर्नल्स में आता था. कौन सी वे शख्सियत है जो जर्नल्स निकालते थे, मैगजीन्स निकालते थे. उसमें एक नाम है डिफोस, डैनियल डिफो. इट्स द नेम, डैनियल डिफो, इट्स द नेम. एंड यू विल कम टू नो कि डिफोस रिव्यूज, स्टील्स टैटलर 1709 एंड स्पेक्टेटर 1711, डॉक्टर जॉनसन रैम्बलर 1758 आर द रिमार्केबल जर्नल्स. ये सब क्या है? रिमार्केबल जर्नल्स है. इन्हीं जर्नल्स में पीरियोडिकल एसेज आया है. कौन कौन से नेम जर्नल्स के हैं? डैनियल डिफो का रिव्यू, स्टील्स का टैटलर एंड स्पेक्टेटर, डॉक्टर जॉनसन का रैम्बलर. So you have to learn the name of these journals, who have written these journals, who has who just brought the Tatler, the Spectator, who brought the Idler, who brought the Rambler, who brought the Review. You must know about these journals. आपको इन सारे जर्नल्स के बारे में जानना चाहिए. फिर उसके बाद कुछ नोट करके लिखा गया है. द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिकल एसे, करें कि जो पीरियोडिकल एसे का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो कौन है? द स्पेक्टेटर क्लब. एक स्पेक्टेटर क्लब है. इट्स यू विल कम टू नो व्हेन यू विल डू पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी इंग्लिश से करेंगे, देन यू विल कम टू नो अबाउट दिस एसे, द स्पेक्टेटर क्लब. इवन इन बीए थर्ड ईयर यू विल कम टू नो अबाउट दिस एसे, एंड यू विल कम टू नो कि वो जो एसे है उसमें मिडिल क्लास की 6 कैरेक्टर्स को लेकर के बात की गई कि वो कैरेक्टर्स कैसे थे, उनका जिंदगी कैसी रही है, जीवन कैसे गुजार रहे हैं, वो जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं वहां की लोगों की सोच क्या है, वहां के लोगों का आइडियोलॉजी क्या है, उन सबकी लाइफ को लेकर के बात की जाती है. फॉर एग्जाम्पल के लिए वी ऑल आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं. अगर हमें 18वीं शताब्दी के लोगों को बारे में जानना होगा तो हम कैसे जान पाएंगे? उस समय देयर वाज नो टीवी, there was no radio, there was no YouTube channel, there was no teach me type, there was no 4G, there was no slogan कर लो दुनिया मुट्ठी में.
उस समय जो क्या रहा होगा, किताब जो लिखा गया, जो टेक्स्ट होगा, उसी के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से और तमाम जो सोर्सेज हैं उसी के माध्यम से वी विल कम टू नो अबाउट व्हाट, वी विल कम टू नो अबाउट द पीपल ऑफ दैट सेंचुरी। कंफर्म हो रहा है? बिल्डिंग्स है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, इफ यू कम टू नो अबाउट मुगल डायनेस्टी, इफ यू कम टू नो अबाउट दिल्ली सल्तनत, then there are what, there are the Lal Killa, Agra ka Taj, ये सब historical buildings are, there are some historians who have written some beautiful books of history, you read that, then you will come to know कि there was means great emperor Akbar, there was Aurangzeb, there was means great king, and you will come to know कि there were some other kings also, so you will come to know about these things. Yeah, if you go with what कि if you want to know the history of India, any century, we have to go with that text, तो उसको लेकर के हमें जानना पड़ेगा. So what do you find are the remarkable journal? The example of periodical essay The Spectator Club written by Richard Steele, और इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं. कौन कौन से? सर राजा डी कावर्ली, स्टूडेंट ऑफ लॉ, सर एंडी फ्रीपोर्ट, कैप्टन सेंट्री, विल हनीकोम एंड क्लाजी मैन. दीज आर द कैरेक्टर्स. ये आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है, लेकिन बता दिया गया कि पीरियोडिकल एसे में कैरेक्टर्स को लेकर के बात की जाती है, मेन एंड मैनर्स को लेकर के बात की जाती है. किस सेंचुरी में आया? 18th सेंचुरी में आया. इसके राइटर्स कौन है? सर रॉजर है, जोसेफ एडिशन, नॉट सर रॉजर, जोसेफ एडिशन, रिचर्ड स्टील, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डैनियल डीफो, जोनाथन स्विफ्ट, दीज आर द राइटर्स. अब प्रोज का एक और तरीका जिसका क्या नाम होता है? ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी, ऑटो माने सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफ माने पिक्चर. अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी का हिस्ट्री लिखता है तो उस टेक्स्ट को क्या कहा जाएगा? ऑटोबायोग्राफी. तो ऑटोबायोग्राफी इज अ टाइप ऑफ प्रोज written by a person about his own life. ऑटोबायोग्राफी किसको कहा जाएगा? ऑटोबायोग्राफी उस टेक्स्ट को कहा जाता है, उस किताब को कहा जाता है अगर कोई इंसान खुद से अपने जिंदगी का इतिहास लिखता है, उसको क्या कहा जाएगा? ऑटोबायोग्राफी. ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफ माने पिक्चर, पिक्चर्स ऑफ लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ. कंफर्म हो रहा है? इसका जो है कई एग्जांपल्स है. माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने अपने जीवन के इतिहास को लेकर के अपने जीवन का जिक्र उन्होंने किया, अपनी पैदाइश से लेकर के जब तक वो वहां पे जेल में थे, करीब 1922 तक का, चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन, नॉन वायलेंट मूवमेंट से लेकर के उन्होंने उसका जिक्र किया है. एंड देयर इज अ ग्रेट पोएटेस ऑफ केरला, कमला दास. कमला दास है जिन्होंने माई स्टोरी नाम से लिखा था, उनका ऑटोबायोग्राफी रहा माई स्टोरी. ठीक है, तो इस तरह से ऑटोबायोग्राफी का यहाँ पे बताया गया कि ऑटोबायोग्राफी क्या है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ. किसी भी आदमी के जीवन का इतिहास जो वह खुद लिखता है उसको क्या कहा जाता है? ऑटोबायोग्राफी. जिसमें एक एग्जांपल क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ. किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा. दूसरा कौन सा है? माई स्टोरी. किसका है? कमला दास का. Now the second point, and what is that? Biography. Biography is what? Biography is the life history of a man written by, not written by himself but others. अगर किसी आदमी के जीवन का हिस्ट्री वह खुद नहीं लिखता बल्कि दूसरा कोई लिखता है तो उसको क्या कहा जाएगा? बायोग्राफी. उसमें ऑटो नहीं लगा होगा बल्कि क्या होगा? केवल बायोग्राफी. बाय मीन्स लाइफ, ग्राफ माने पिक्चर. Pictures of life are the history of life not written by himself but others. बल्कि वह दूसरे के द्वारा लिखा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? बायोग्राफी. उसका एक एग्जांपल है लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जेम्स बॉसवेल. लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जिन्होंने इंग्लिश का पहला डिक्शनरी निकाला, उनकी जीवन पर जेम्स बॉसवेल नाम के आदमी ने उनके जीवन पर लिखा और उसका क्या नाम है? लाइफ ऑफ डॉक्टर नाम है. जेम्स बॉसवेल ने लिखा हुआ है. उसके बाद आपका क्या है? नेक्स्ट प्रोज का एक और तरीका है डायरी. कौन सा तरीका है? डायरी. वी ऑल राइट डायरी. मोस्ट प्रोबेबली एक फैशन है डायरी लिखने का. डायरी का मतलब ये नहीं कि आपने क्या किया कि किसी कंपनी का डायरी पे पा गए तो आप नोट्स बनाना शुरू कर दिए और कह दिए मैं डायरी लिख रहा हूं.
डायरी आपकी पर्सनल चीज होती है, वह पब्लिक के लिए नहीं होता है। आप अपने जीवन में पर डे क्या हुआ क्या नहीं हुआ बहुत ईमानदारी से, बहुत साफ गोई से अगर आप उस चीज को लिखते हैं और आपको ये एहसास होता है कि मैंने अच्छा किया, ये मैंने गलत किया, ये चीजें मतलब उसके साथ किसी भी तरह का आप पार्शियलिटी नहीं दिखाते, पूरी ईमानदारी के साथ इफ यू राइट अबाउट योर ओन लाइफ, दैट इज व्हाट दैट इज डायरी मीन्स डे टू डे रिकॉर्ड ऑफ अ मैन्स लाइफ। एक आदमी के जीवन का डे टू डे रिकॉर्ड, डे टू डे रिकॉर्ड, पर डे आप कुछ ना कुछ 4-5 लाइन अपने जीवन का, आज मेरे जीवन में ये घटित हुआ, मैं इनसे मिला, मैंने ये किया, इफ यू राइट। और डायरी क्या होता है, पब्लिकली नहीं होता, वो आपकी पर्सनल चीज होती है, आपके अपने लिए होता है। और डायरी एक अच्छा डॉक्यूमेंट माना जाता है किसी भी आदमी के जीवन को जानने के लिए, क्योंकि वह ईमानदारी से उसमें स्वीकार करता है व्हाट इज ही, वह क्या है, इस चीज को वह ईमानदारी से स्वीकार करता है। तो डायरी इट्स अ टाइप ऑफ प्रोज वेयर वी कैन फाइंड डे टू डे रिकॉर्ड। इसमें हम क्या पाते हैं, डे टू डे रिकॉर्ड। वन हु राइट्स डायरी इज कॉल्ड डायरिस्ट। जो आदमी डायरी लिखता है उसको क्या नाम दिया जाता है, डायरिस्ट। दो बड़े डायरिस्ट रहे इंग्लिश लिटरेचर के, एग्जाम्पल कौन कौन सा है, सैमुअल पेपिस, इनका नाम क्या है, सैमुअल पेपिस है, और जॉन इवलिन है। सो यू विल कम टू नो कि 17th सेंचुरी में दो डायरिस्ट आए हुए हैं, और उन दो डायरिस्ट रहे हैं, एक का नाम सैमुअल पेपिस है, PEPYS, एंड सेकेंड डायरिस्ट वाज हु, सेकेंड डायरिस्ट वाज यस जॉन इवलिन। दीज वर द टू डायरिस्ट। उन्होंने डायरी लिखा जिसमें उन्होंने लंदन फायर का जिक्र किया, प्लेग का जिक्र किया। तो दीज आर द टू नेम, सैमुअल पेपिस एंड जॉन इवलिन, दे हैव रिटन डायरिस्ट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मीमोयर। व्हाट इज मीमोयर? मीमोयर एक तरह का प्रोज होता है, और ये प्रोज क्या होता है कि आपका जो पास्ट में जो हुआ, और उस पास्ट में आपने जिन लोगों से मिला, जो आपकी यादें हैं, वो उन पार्टिकुलर यादों को अगर आप एक टेक्स्ट के रूप में सामने लाते हैं तो उसको आप क्या कह सकते हैं, मीमोयर। मीमोयर का मतलब कि गॉन डेज, यू आर गोइंग टू राइट अबाउट गॉन डेज, बीते हुए, और बीती हुई जिंदगी का पूरी जिंदगी नहीं बल्कि जिंदगी का कोई हिस्सा, उसको क्या कहा जाएगा, मीमोयर। जैसे जो है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, अगर वो जो है 10 साल तक PM रहे हैं, और उस 10 साल के दरमियान का वो अपना जो उनका अपना पॉलिटिकल करियर था, इफ ही राइट समथिंग, इफ ही राइट्स, तो वो अपने जीवन के 10 साल के इतिहास को, पास्ट का जो बीत चुका है उसको लिखते हैं, दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ मीमोयर। उसका डिफिनीशन क्या है, उसका डिफिनीशन है कि द वर्ड मीमोयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीमोरिया। जो मीमोयर है वह कहां से आया हुआ है, लैटिन वर्ड मीमोरिया से आया हुआ है, विच मीन्स मेमोरी, जिसका मतलब क्या होता है, मेमोरी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी, यादें। और उसी से रिलेटेड आपका क्या आया, 4 GB, 5 GB, 16 GB, 1 TB मेमोरी, एंड दैट स्टोर। तो अल्लाह पाक ने आपको कितना सारा मेमोरी दिया हुआ, कितनी सारी यादें, पूरी जिंदगी की आपकी चीजें जो है स्टोर्ड है। कंफर्म हो रहा? सो इन द सेम वे यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड की मीमोयर का मतलब मेमोरी। मेमोरी मीन्स गॉन डेज, you write about those days, you write about gone days, you write about your past, not the whole life but some specific time, some specific period of your gone days. और जो मीमोयर है कहां से आया, लैटिन वर्ड मीमोरिया से आया है, विच मीन्स मेमोरी, जिसका क्या मतलब होता है, मेमोरी। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी, या बायोग्राफी का एक स्पेशल काइंड होता है, एक दूसरा रूप होता है। जैसे आपका ऑटोबायोग्राफी होता है उसी की शक्ल में ये भी होता है। ऑटोबायोग्राफी में पूरे जीवन का इतिहास लिखा जाता है, लेकिन जो है मीमोयर में पूरे जीवन का इतिहास ना लिख करके क्या चीज होता है, केवल एक पार्टिकुलर चीज को होता है। नाउ द लास्ट, आई विल टेक ओनली 1 मिनट, ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लिटरेचर। ट्रेवलॉग का मतलब होता है अगर आप कहीं यात्रा पे गए हुए हैं, और यात्रा पे जाने के बाद जो आपकी वो यादें होती, जो आपने देखा, जो आपने मिला, जो आपने किया, उसको क्या कहा जाता है, ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत मतलब किसी पार्टिकुलर जगह पर आप गए, और उस दरमियान जो आपने देखा, जो आप मिले, जो आपने समझा, उस पार्टिकुलर चीज को जब आप लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लिटरेचर, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ एन ऑथर। जो कुछ भी आप देखते हैं उसी को रिकॉर्ड करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, दैट ही गॉट ड्यूरिंग ट्रेवलिंग ऑफ अ प्लेस। और ये किससे रिलेटेड है, जब आप किसी जगह की यात्रा करते हैं, उस यात्रा के दरमियान जो एक्सपीरियंसेस आता है, जो लोग आते हैं, जब आप उनको देखते हैं और उनसे मिलते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको आपका ट्रेवलॉग कहा जाता है।
सो इन दिस वे आई हैव डन, आई हैव कंप्लीटेड। और जिसका कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो 10 बजे मुझसे रूम नंबर 10 में आकर के, उसमें 17 में आके मिले।